प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 5। आप जान रहे हैं मात्र 8 चैप्टर है, जिसमें से वन शॉट में 4 वीडियो मैंने पूर्व में डाल चुका हूं। यानी पहला चैप्टर का 1 वीडियो, दूसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, यानी पांचवा का ही पांचवा वीडियो होगा। यह भी वन शॉट में। वन शॉट कहने का मतलब हम वन शॉट नहीं कह रहे हैं। वन शॉट कहने का मतलब हमें जो है, जितना आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हो, चाहे सब्जेक्टिव सवाल हो, चाहे 2 नंबर का सवाल, सारा सवाल इसी पीपीटी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप मिला के देख लीजिए। क्वेश्चन में एक बैंक मिलाना है, वह मिला लीजिए। चाहे आपको आने वाला क्वेश्चन जो है, आपको फरवरी में एग्जाम होने वाला है 2026 में, वह में देख लीजिएगा। 100% मिलेगा। हम आपको गारंटी लेते हैं कि 90% सवाल इसी पीपीटी से रहेगा। समझ गए? तो आपको बनाना है तो 50% सवाल, क्योंकि सब कुछ आधा ही बनाना है। यह बात आप सिलेबस में भली भांति जान रहे हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। उससे पहले मां सरस्वती की कृपा से मैं मनाता हूं कि आप लोग तंदुरुस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और कहते हैं दूसरे की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी सफलता, असली सफलता है। अगर कोई दूसरे आदमी आपके बारे में सोच रहा है कि फर्स्ट कर जाए, तो आप उसको टॉप करके दिखाइए, तभी आपका असली सफलता का मजा है। नहीं तो लोग कहेगा कि आप फेल कर जाइए, आप फेल ही हो जाइएगा, तो उसको तो और हंसी आएगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए लोगों की बात पर मत चलिए, अपना ताकत बनिए, अपना पर विश्वास रखिए। यह तब होगा जब आप मेहनत करेंगे और सही दिशा में मेहनत करेंगे। और देरी ना करते हुए आपका 5वां चैप्टर आ चुका है स्क्रीन पर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो हम अर्थव्यवस्था भी समझेंगे, आजीविका भी समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इसी से अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित ही यह टॉपिक है। औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इसका इंग्लिश होता है। तो कहते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। अब समझिए उत्तरार्ध मतलब क्या होता है। उत्तरार्ध मतलब होता है पहले। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी मतलब हो गया 1700 से लेकर 1799 तक। इसका उत्तरार्ध मतलब हुआ 1700 और 1800 के बीच में, यानी 1750। समझ गए उत्तरार्ध। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। 19वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ, 1800 से लेकर 1900 तक। तो यह इसी के बीच में 1899 कहिए, तो इसी के बीच में, यानी 1850 तक हम कहेंगे इसका 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। समझ गए? मतलब 50 साल पहले, 50 साल बाद। पहले अगर रहे तो उत्तरार्ध और बाद रहे 50 साल तो हम लोग कहेंगे पूर्वार्ध। में पश्चिमी देशों में, यानी यूरोप में, पश्चिमी देश किसको कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री। देखो नहीं होगा, यहाँ देशों होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा, देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बदलाव आया। उत्पादन प्रणाली में जो आधारभूत परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप इंसानों ने कृषि तथा उद्योग धंधों में इंसानों के स्थान पर मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसे ही औद्योगिक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, यानी 1750 से 1850 ईस्वी के बीच में यूरोप में एक क्रांति आया। कैसी क्रांति आया, यानी मशीनी युग आया है। उसी को हम लोग उद्योगीकरण कहेंगे। यानी इंसानों के स्थान पर मशीन से काम करने लगा, उसी को हम लोग कहते हैं मशीनी युग या औद्योगिक क्रांति। समझ गए? औद्योगिक क्रांति। देखिए यहाँ एक और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ कि औद्योगिक क्रांति शब्द का पहला प्रयोग आर्नोल्ड टायनबी ने किया था। यह याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किन्होंने किया था, आर्नोल्ड टायनबी ने किया था, अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखा, आर्नोल्ड साहब ने एक पुस्तक लिखा, जिसका नाम आपको याद रखिएगा क्या, लेक्चर्स ऑन द
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, याद रखेंगे, बहुत वीवीआई है। अब में इतना में, यही अपना पुस्तक इतना में सन 1844 ईस्वी में किया था। देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहला प्रयोग यही एक व्यक्ति था, आर्नोल्ड साहब ने अपना यह बुक जो है रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में 1844 ईस्वी में किया था, यह याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ हुआ, यानी उद्योगीकरण मतलब मशीन जब काम करने लगा, सबसे पहला मशीन कौन-सी का आया? सूती वस्त्र उद्योग का आया, यानी वस्त्र उद्योग का ही मशीन आया। समझ गए? इतना याद रखेंगे। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति का समय यदि बात करें तो बोले 1700 का 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1760 और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी 1890। बात बराबर है। इस काल को औद्योगिक क्रांति काल के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखेंगे। 1760 से 1890 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति को वर्गहीन क्रांति भी कहा जाता है। आप कहिएगा वर्गहीन क्रांति क्यों कहा जाता है सर? इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वर्गहीन क्रांति कहा जाता है क्योंकि वहां कोई वर्ग नहीं था। जिसके पास पूंजीपति था वह अपना यह क्रांति लाया, वह अपना उद्योग धंधा खड़ा किया। और क्या, किस आधार पर? कोई जाति के आधार पर, ना ही कोई धर्म के आधार पर अपना मशीन खरीदा। सिर्फ पूंजी होना चाहिए, पूंजीपति होना चाहिए। पूंजी यह है तो कोई जाति धर्म का लोग है, कोई समाज के लोग है, अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, यानी मशीन लगाकर अपना कोई भी बिजनेस धंधा, यानी कपड़ा उद्योग कर सकता है, चप्पल उद्योग कर सकता है। जो पहले हाथ से होता था, इंसान से होता था, वह मशीन से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए इसे वर्ग विहीन क्रांति भी कहा जाता है। दूसरी शब्द में आप इसका मतलब यह भी समझ जाइएगा, वर्ग विहीन क्रांति का मतलब होता है इसमें आदमी की आवश्यकता नहीं होता, किसी भी वर्ग की आदमी की जरूरी नहीं था। बहुत कम आदमी में बहुत बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है। समझ गए? क्योंकि मशीन से काम होता है, उसी को हम उद्योगीकरण कहते हैं। समझ गए? आदमी को काम करने के स्थान पर जो मशीन का यूज करने लगा, उसी को हम उद्योगीकरण यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। आदि मतलब होता है पहले। अब आइए, आदि उद्योगीकरण का युग कब था? यानी आदि उद्योगीकरण का युग उद्योगीकरण के पहले के समय को कहा जाता है। मतलब पहले पुराना समय के जब उद्योगीकरण आया, यानी 1760 से 1890 के बीच से पहले के काल को आदि उद्योगीकरण काल युग कहा जाता है। यूरोप और इंग्लैंड के कारखानों में उत्पादन समय के पहले का समय आदि औद्योगिक काल युग माना जाता है। जब कारखाने में उत्पादन हो रहा था, उससे पहले के समय को हम लोग आदि औद्योगिकरण युग के नाम से जानते हैं। इसमें सभी काम हाथ से होता था। इस युग में आदि औद्योगिक काल में क्या होता था? सभी काम हाथ से होता था। औद्योगिक काल में मशीन से होने लगा। इस युग में जो शहरी व्यापारी थे, वह व्यापारी गांव के किसानों को काम करवाते थे। अब देखिए, अब हुआ क्या, जब उद्योगीकरण आया तो किसान को भी काम कराने लगा। क्या हुआ, जो शहरी व्यापारी था वह गांव गया, गांव के किसान को बोला कि आप तो सुबह काम करते हैं अपने खेत में, शाम को काम करते हैं, दोपहर में तो काम करते नहीं, बैठे रहते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब के तौर पर वह बोले 2 घंटा 4 घंटा आप काम कर लीजिए फैक्ट्री में, तो मेरा भी फायदा होगा, आपको भी कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसीलिए व्यापारी गांव के किसानों की काम करवाते थे, यही इसीलिए लिखा गया। समझ गए? कारण क्या था? शहरों में मांग पूरा नहीं हो रहा था। इस ग्रामीण गांव के किसानों से क्यों काम करवाया जा रहा था? क्योंकि शहर में जो काम हो रहा था उससे वह पूरा नहीं हो रहा था। क्योंकि आदि उद्योगीकरण हम आपको बताए थे कि आदि उद्योगीकरण में मनुष्य से काम होता था, यानी इस समय हाथ से काम होता था, ना कि मशीन से काम होता था। हाथ से जब काम होता है तो उसमें आदमी ज्यादा जरूरी पड़ रहा था, इसलिए गांव के किसानों को भी इसमें जोड़ लिया जाता था। झूठ सच बोल के, चाहे उसको लोभ देकर जोड़ लिया जाता था। समझ गए? और इसीलिए इसका कारण बता दिया गया है। यहाँ कहेगा कि आदि उद्योगीकरण में गांव के किसानों से
क्यों काम करवाता था व्यापारी लोग? तो इसलिए करवाता था क्योंकि शहर के लोगों से वहां का मांग पूरा नहीं होता था। जितना ज्यादा लोग रहेगा उतना ज्यादा काम होगा, उतना कपड़ा बनेगा, उतना जो भी चीज बनाना है फैक्ट्री में वो चीज बनेगा। दूसरा कारण था गिल्ड यानी व्यापारियों का संघ के कारण नए व्यापारी के शहर में काम करने का मौका मिलना। और यह व्यापारी का संघ था, वह नया व्यापारी को वहां नहीं करने देता था कि अगर छोड़ देंगे किसान को तो नया व्यापारी कोई खोल लेगा तो फिर हमको तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहीं भी आप देखिएगा 2 दुकान रहेगा, तीसरा दुकान जल्दी खोलने के लिए लोग नहीं देना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका भी कस्टमर मेरे पास से चल जाएगा। समझ गए? अब बाराबंदी आंदोलन भी हुआ इस समय। क्या हुआ? बाराबंदी भी बहुत तरह से आंदोलन हुआ, क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन को घेराबंदी को हम लोग बाराबंदी कहते हैं। आगे ये बाराबंदी आंदोलन के कारण अब देखेंगे। बाराबंदी आंदोलन आप समझेंगे और इसका कारण देखेंगे। इंग्लैंड में बाराबंदी आंदोलन के 2 कारण थे। क्या क्या कारण थे? ऊन की बढ़ती मांग, ऊन की बहुत ज्यादा मांग बढ़ रहा था इंग्लैंड, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश में वहां ऊन रहेगा तभी न कपड़ा बनेगा, वहां कंबल बनेगा, बहुत बड़ी हमारे रजाई बनेगा, जो कि लोग को गर्मी ठंडी से राहत होगा, यानी गर्मी प्रदान होगा। इसीलिए इसका पहला कारण था ऊन की बढ़ती मांग। कहां? बाराबंदी आंदोलन इसीलिए हुआ है। तो 18वीं शताब्दी में ऊन की मांग बढ़ने लगी थी। ऊन के अधिक उत्पादन के लिए अधिक भेड़ों को पालने की जरूरत थी। देखिए, अधिक उत्पादन के लिए अधिक भेड़ से ऊन होता है। बड़े किसानों को इसमें अवसर नजर आया। जो बड़े बड़े किसान है वह सोचा ऊन की मांग बढ़ रहा है, यह लगता है बढ़िया मौका है, अब यही भेड़ को ही पालेंगे। समझ गए? तो भेड़ों के बड़े होते झुंड के लिए उन्हें बड़े चरगाहों की जरूरत हुई, इसलिए उन्हें खुले खेतों पर बारे लगाकर उन पर कब्जा जमा लिया। यानी पहले बाराबंदी मतलब घेराबंदी, एक तरह से समझ लीजिए। बाराबंदी मतलब क्या होता है? घेराबंदी। ऊन की इतना मांग ज्यादा बढ़ गई इसलिए बाराबंदी करना पड़ा, मतलब घेराबंदी करना पड़ा कि जो खाली स्थान था उसमें भेड़ को चराने के लिए उसमें घेर दिया, छोड़ दिया, आराम चरा, फिर भेड़ से ऊन प्राप्त हुआ, बेचा, क्योंकि किसान अवसर उसको मिल गया था, इसलिए ऊन के बाराबंदी आंदोलन हुआ। बहुत लोग आंदोलन करने मतलब बाराबंदी लोग करने लगा था। देखिए हुआ था कि आगे देखिए भोजन की बढ़ती मांग, और भोजन की भी बढ़ती मांग है। बाराबंदी के दूसरे चरण में इंग्लैंड की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। बाराबंदी के दूसरे चरण में, जो घेराबंदी का दूसरा चरण है, इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता थी। बड़े किसानों ने खेती में विस्तार करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने खुले खेतों में बाराबंदी ताकि खेतों के लायक जमीन को बढ़ा सके। देखिए, बाराबंदी इसलिए भी किया कि खेती भी किया जा सके और भेड़ को भी चराया जा सके, इसलिए बाराबंदी आंदोलन हुआ। यह बात याद रखेंगे। गांव तथा शहर का संबंध, उस समय गांव तथा शहरों में लेन देन का संबंध था। समझ गए? और औद्योगिकरण का शुरुआत कहां से हुआ? तो आप लोग कहेंगे इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिकरण का शुरुआत कहां से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। यह बात ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे। समझ गए? आगे आ जाइए। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभ होने का कारण क्या था? अब कहेंगे औद्योगिकरण का आरंभ या शुरुआत इंग्लैंड में हुआ, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं। अब ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण का आरंभ क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, या हम लोग देख लेंगे। पहला है कि भौगोलिक स्थिति। क्या मतलब उसका भौगोलिक स्थिति क्या था, इसलिए वहां का कारण हुआ। जैसे परिवहन के साधन उपलब्ध थे, वहां क्या था? परिवहन के लिए अच्छा साधन था। समझ गए? समुद्री बंदरगाह के उपस्थिति के कारण बंदरगाह अच्छे थे, जिससे कच्चा माल पक्का माल ले जाने आने की सुविधा थी। साथ ही साथ दुश्मनों से भी सुरक्षित था। वह समुद्र के किनारे था ब्रिटेन, आप जानते हैं, ऐसे एकदम टापू पर लगा हुआ समुद्र, चारों बगल से पानी है वहां पर। तो वहां पर सामान ढोना और कच्चा माल लाना, पक्का माल भेजना एकदम बहुत आसान होता था। भौगोलिक स्थिति से कारण से भी वहां औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ। दूसरा यदि बात करें हम लोग खनिज पदार्थों को उपलब्धता, फैक्ट्री के खनिज वहां पदार्थ बहुत ज्यादा था। कहाँ? इंग्लैंड में, इसलिए वहां औद्योगिकरण हुआ। देखिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए सभी साधन वहां उपलब्ध थे, जैसे लोहा, कोयला इत्यादि। अगर कोई मशीन चलाना है
उसे चाहे बनाना है तो मशीन, लोहा तो जरूरी होगा, उसको चलाने के लिए ईंधन जरूरी होगा, तो कोयला जरूरी होगा, यह दोनों वहां था। इसलिए सबसे पहले यहाँ जो है क्या कहते हैं कि उद्योगीकरण हुआ। दूसरा है कृषि क्रांति। उस समय ब्रिटेन में कृषि करने के नए तकनीक का अपनाया जाने लगा था, साथ ही कृषि में मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वहां उद्योगीकरण हुआ था। समझ गए, कृषि में क्रांति आ गया था, जिसके कारण कृषि में मशीन का प्रयोग करने लगा था। जैसे हल के जगह ट्रैक्टर यूज करने लगा था, उसी को कहते हैं मशीनी युग कहते हैं। समझ गए। आगे आगे हम लोग आगे इसका भी कारण देखेंगे। मजदूरों की उपलब्धता, वहां बहुत ज्यादा बेरोजगार मजदूर थे, इसलिए भी इसका क्या हुआ, उद्योगीकरण सबसे पहले वहां आरंभ हुआ। यानी बाराबंदी आंदोलन के कारण ब्रिटेन में सभी छोटे किसान मजदूर बन गए थे, इसलिए मजदूर आसानी से मिल जाते थे। जितना भी बाराबंदी हुआ, सब छोटका छोटका किसान सब समाप्त हो गया था, सब मजदूर बन गया था, तो मजदूर वहां उपलब्ध था, इसलिए वहां औद्योगिक क्रांति हुआ। कुशल कारीगर की उपलब्धता, वहां बहुत सुंदर सुंदर कारीगर भी था। किसी खास काम करने के लिए ब्रिटेन में कुशल कारीगर आसानी से मिल जाता था, इसलिए हुआ। पर्याप्त पूंजी का उपलब्धता, वहां पूंजी भी बढ़िया था। समझ गए, पूंजी ऐसे होगा, पूंजी तो ब्रिटेन के लोग खेती से अच्छी कमाई कर लेते थे, इसलिए उसके पास पर्याप्त पूंजी थी। खेती से अच्छा कमाई कर लेता था, इसलिए उसके पास पूंजी था, इसलिए भी उद्योगीकरण हुआ। आगे से सपना देखेंगे, प्रगतिशील व्यापार वर्ग। इसमें 5 याद रखेंगे, वह आपका काफी है, हम साथ लिख दिए, लेकिन 5 है। यहाँ व्यापार वर्ग के लोग अपने अपने व्यापार में पूंजी निवेश करना चाहते थे, जिससे से अधिक पैसा कमाया जा सके, इसलिए भी वहां उद्योगीकरण हुआ। समझ गए, यह बहुत आसान है, अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और लेकिन लिखना ना भूलिएगा, वीडियो रोक कर लिखते रहिए, फेर बनाते रहिए, उससे ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा। 8वां है आपका कि संयुक्त व्यापारिक कंपनी की स्थापना होगी, तो वहां व्यापारिक वर्ग के लोग पार्टनरशिप बिजनेसमैन पर भी अधिक निवेश किया था। मतलब एक दो मिल के ही बिजनेस वहां खोल दिया अगर पैसा कम है, इसलिए भी वहां उद्योगीकरण हुआ। अनुकूल राजनीतिक स्थिति था, वहां व्यापार के लिए ब्रिटेन में अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति था, जो व्यापार को बढ़ावा दिया था। समझिए, सरकार भी उसके अनुकूल था। राजकीय संरक्षण, वहां के व्यापारियों को यहाँ के सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। मतलब इंग्लैंड के सरकार द्वारा संरक्षण था कि आप ठीक काम कर रहे हैं, जिससे व्यापारी लोग स्वतंत्र व्यापार कर रहे सक रहे थे, इसलिए वहां उद्योगीकरण आया। और जनसंख्या वृद्धि, ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के समय तक जनसंख्या में अच्छी खासी वृद्धि हो गया था, जिससे ना तो मजदूर का दिक्कत होता था और ना ही सामान की दिक्कत होता। जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो मजदूर की दिक्कत होगा, ये नहीं दिक्कत है तो इसलिए फैक्ट्री खुल गया, इसलिए वहां उद्योगीकरण आ गया। समझ गए, यह जरूरी पड़ा। तो और देखिए 2 है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में यूरोपीय युद्ध भी हुआ था। ब्रिटेन में उस समय तक हथियार बनाने शुरू हो गया था, जिससे वह दूसरे देशों जैसे यूरोप के हथियार बेचने शुरू कर दिया था, जिससे अधिक मात्रा में पूंजी आता था। समझ गए, यह भी एक कारण था। पूंजी आपके आएगा तो कुछ ना कुछ तब कीजिएगा कि घर में रखने रहिएगा, इसलिए उद्योगीकरण आया। वैज्ञानिकों का योगदान भी था। वैज्ञानिकों ने नए नए तरह के मशीनों का आविष्कार कर दिया था, जिससे काम आसानी से हो सके। समझ गए, इसलिए वहां उद्योगीकरण आया। 14 और अंतिम देखिए, उपनिवेशवाद, दूसरे देशों पर कब्जा करके व्यापार करना था, और उपनिवेशवाद बहुत बनाया था इंग्लैंड, और दूसरे देश पर कब्जा भी किया था, इसलिए वहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आया इंग्लैंड में। आप यह बात याद रखेंगे बहुत सुंदर से, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नए यांत्रिक आविष्कार। जो नए यांत्रिक आविष्कार, नए नए मशीन का जो आविष्कार हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। 18वीं शताब्दी में नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जैसे सूती कपड़ों के उद्योग में, खनन में, परिवहन में इत्यादि में। 18वीं शताब्दी आते आते नए नए मशीन का आविष्कार हो गया, जिससे सबसे पहले सूती वस्त्र बना गया, उसके बाद खनन में, परिवहन में। बच्चों
बहुत सा कल कारखाना खुल गया मशीन के द्वारा, समझ गए। यही आविष्कार हुआ उस समय 18वीं शताब्दी में। सूती वस्त्र उद्योग है तो कपड़ों को बुनाई तेजी से होने लगा। जब आप मशीन से होने लगा तो तेजी से होने लगा। तो हाथ से दिखेंगे अभी भी गांव घर में बहुत सा ऊन से महिलाएं लोग क्या बनते हैं, स्वेटर बनाते रहती है, तो उसमें कितना समय लगता है, लेकिन मशीन से बहुत कम समय में आपके कारण धागों को मांग बढ़ती गई, जिसके देखते हुए 1770 ईस्वी में वैज्ञानिक जेम्स हारग्रीव्ज ने एक मशीन बनाया, जिस मशीन का नाम स्पिनिंग जेनी था। और देखिए यह याद रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्ज ने एक मशीन बनाया था 1770 ईस्वी में, वह मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी। यह मशीन धागे को कताई करने का काम करता था। यह मशीन धागे को कताई करने का कौन मशीन करता था, याद रखेंगे स्पिनिंग जेनी, जिसका जो कौन बनाया था, जेम्स हारग्रीव्ज ने 1770 ईस्वी में बनाया। यह आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आविष्कार के बारे में। मशीन के आविष्कार से पहले सूती वस्त्र उद्योग मजदूरों पे आश्रित था। एकदम सही बात है। सूती वस्त्र जब मशीन नहीं था तो मजदूरों पर ही आविष्कार था, क्योंकि हाथ से मजदूरों पर आश्रित था, क्योंकि हाथ से बनता था, जो अपने हाथों से चरखे के माध्यम से कपड़ों को तैयार करते थे। जैसे महात्मा गांधी आपको आप देखे होंगे चरखे पर बैठे हुए। लेकिन 1773 ईस्वी में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के एक मशीन बनाया। 1773 ईस्वी में लंकाशायर के वैज्ञानिक वैज्ञानिक जॉन ने एक मशीन बनाया, जिसका नाम रखा फ्लाइंग शटल। जिसका नाम क्या रखा, फ्लाइंग शटल, जो कपड़े के बुनाई तेजी से करते थे। जो कपड़े के बुनाई क्या करते थे, तेजी से करते थे। उसके बाद क्या घटना हुआ, 1769 ईस्वी में रिसर्च आर्क राइट नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा एक मशीन और बनाया, जिसका नाम था वाटर फ्रेम। जिसका नाम क्या था, वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम, जिसमें धागे की कटाई बहुत तेजी से होने लगा। अब कहेगा बहुत तेजी से धागे का कटाई कौन मशीन में होता है, तो वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया, आर्कराइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने। इस तरह से कई मशीनें बनी, जिससे इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया, यानी पूरा औद्योगिक क्रांति ला दिया एक से एक मशीन आविष्कार होने के बाद। अब आइए वाष्प शक्ति का उपयोग। अब धीरे धीरे वाष्प शक्ति का उपयोग कैसे करने लगा इंग्लैंड के लोग, यह आप ही समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। देखिए शुरुआत में फैक्ट्री की मशीन को चलाने के लिए पानी की सहायता लिया जाता था। बाद में टॉमस न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने वाष्प इंजन की बनाया। बाद में क्या किया, वाष्प इंजन बना दिया। कौन, टॉमस न्यूटन ने, एक वैज्ञानिक है जो कि वाष्प इंजन बनाया, जो बहुत खर्चीला होने के कारण ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत खर्चीला मशीन था। तो पुनः 1769 ईस्वी में एक नया वाष्प इंजन बना, जिसे जेम्स वाट नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। जो वैज्ञानिक ने बनाया था, यह भी याद रखेंगे वाष्प ईंधन। अब लोह उद्योग को बहुत विकास हुआ, क्योंकि मशीन बनाएगा तो लोहा तो जरूरी है, इसलिए लोह उद्योग का भी विकास हो गया। इस्पात का उत्पादन लोगों में सीख लिया था। इस्पात का उत्पादन लोगों ने बहुत अच्छा से सीख लिया था, क्योंकि इसका मांग बहुत ज्यादा होने लगा था लोहा के। बिना लोहा के कोई मशीन बनेगा नहीं। आगे पढ़ेंगे खाद्यान्न उद्योग। साधारण लैंप से हमेशा खाद्यान्नों में आग लगने का खतरा बना रहता था, जिससे मजदूर लोग काफी डरे रहते थे। अतः 1885 ईस्वी में हमफ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बना दिया, जिससे खाद्यान्न उद्योग को बहुत विकास हुआ। समझ गए, पहले डर लग रहा था कि लैंप के कारण खतरा होता था किसान का खाद्यान्न जल जाने के लिए, लेकिन इन्होंने एक सेफ्टी लैंप बनाया, बहुत सुंदर लैंप बनाया, जो कि बहुत विकास हुआ, यह याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रासायनिक उद्योग क्या है। कपड़े को धोने तथा रंगने, देखिए रंगने दो बार लिखा हुआ, रंगने के लिए अलग अलग तरह के सोडा रंगों का प्रयोग होने लगा था। समझ गए,
परिवहन देखिए उद्योग, फैक्ट्रियों में कच्चा माल लाने ले जाने के लिए सड़कों का निर्माण होने लगा था, सड़कों पे चलने के लिए गाड़ियां का निर्माण होने लगा था। इस देश एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए समुद्री जहाज का उपयोग होने लगा। समझ गए। इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा क्या है, यह भी समझिए प्रथा क्या है। पूंजीपति लोगों ने बड़े से रूम ओब्लिक जगहों पर मशीन लगाकर मजदूरों से काम करवाने लगे, जिससे कारखानों का नाम दिया गया। कारखानों का नाम कारखानेदारी प्रथा हो गया। इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा किसको कहेंगे, जो पूंजीपति लोग बड़े से रूम ओब्लिक जगहों पर मशीन लगाकर मजदूरों से काम कराने लगे, जिससे कारखानों का नाम दे दिया गया। समझ गए। बहुत सा बड़े रूम में मजदूर से काम कराने लगे और क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा जगह में पूंजीपति ही मशीन लगा सकता है, उसी को हम लोग कारखाना का नाम दिया गया इंग्लैंड में। समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप क्या था। औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप, यह भी इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग, इंग्लैंड की सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक अलग ऊंचाई तक पहुंच गया। 19वीं शताब्दी 1850 ईस्वी तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग बन गया। कहेगा इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग क्या बन गया था, कपड़ा उद्योग बन गया था। लौह और इस्पात उद्योग बहुत तरक्की हुआ। नई नई मशीन का निर्माण होने लगा, जिसके फलस्वरूप लौह इस्पात का उपयोग अत्यधिक होने लगा। मशीन बनेगा तो लोहा जरूरी है। दूसरे देशों में जाने के कारण जहाजों का निर्माण करने लगा। सड़कों परिवहन के निर्माण में लोहा इस्पात का उपयोग होता था। परंपरागत उद्योग का महत्व, हाथों से किए जाने वाले कामों को महत्व कम नहीं हुआ था। परंपरागत उद्योगों का में परिवर्तन, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा हाथ से बना हुआ और मशीन से बना हुआ दोनों में अंतर होता है। इसलिए कहा जाता है हाथ के स्थान पर छोटे छोटे मशीन का इस्तेमाल किए होने लगा था। परंपरागत उद्योग में परिवर्तन थोड़ा सा ला दिए तो उसे को हम कहते हैं तकनीकी बदलाव में धीमी गति। मशीन के निर्माण से धीमी गति हो गया था। तकनीकी बदलाव में क्या हो गया था, धीमी गति हो गया था। अब आइए औद्योगिकरण का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी देख लीजिए। फायदा हुआ तो प्रभाव भी पड़ा कुछ। देखिए क्या, कुटीर उद्योग के जगह कारखानेदारी प्रथा पर विकास अधिक तेजी गति से होने लगा था। जो छोटा छोटा उद्योग था वह सब लगभग उसके जगह पर कारखाना बन गया, बहुत बड़ा बड़ा उद्योग बन गया। समझ गए। नगरों के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, जैसे सड़कों का निर्माण होने लगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया, बहुत सा उद्योगपति भी बन गया। औद्योगिकरण के कारण पूंजीपति वर्गों का उदय हो गया। पैसा कमाया तो पूंजीपति लोग का उद्योग उदय हो ही रहेगा ना। कम पूंजी से बहुत पूंजी बना लिया है लोगों ने। अब आइए श्रमिक वर्ग का उदय हो गया। जो श्रमिक वर्ग का उदय कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्गों को संख्या में वृद्धि हो गया। समझ गए, यही सब हुआ। बाल श्रम के प्रथा का विकास हो गया, क्योंकि कारखानों में आदमी की जरूरी था। कल कारखानों के मालिक ने अपना अधिक मुनाफा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को कल कारखानों में काम करवाने जाने लगे। उसको लाभ ज्यादा होता था, बच्चा को कम पैसा में ज्यादा काम करा लेता था। स्त्री श्रम का विकास हो गया। स्त्री ने भी पैसा कमाने के लिए कारखानों में काम करना शुरू कर दिया था। श्रमिक आंदोलन का विकास हो गया। कम मजदूरी में मजदूरों से काम कराते थे। मजदूरों को स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण मजदूरों ने जमकर विरोध किया। मजदूर भी आंदोलन भी करने लगा था इस समय। देखिए उपनिवेशवाद का विकास हो गया। शुरुआत में इंग्लैंड व्यापार के उद्देश्य से जाते थे, लेकिन बाद में उसी देशों पर उन्होंने कब्जा कर लेता था। जैसे भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, वह लोग कब्जा कर लेता था। हाथ से काम करने वाले श्रमिक भी कम हो गया था। हाथ से काम करने वाले श्रमिक की स्थिति बहुत खराब हो गया था, क्योंकि वह तो एक बनाता था, बिकता ही नहीं था, वो तो हजारों बना देता था। ये हाथ से बनाया गया सामान महंगा होता था, और यह जो बनाता था मशीन से सस्ता होता था, तो इसका सामान ही नहीं बिकता था। तो स्थिति तो गड़बड़ हो ही जाएगा। इसकी मांग बनी रही
क्योंकि इसके कुछ कारण जैसे कि मांग बनी रहता है, इसका निम्नलिखित कारण था। क्या मजदूर सस्ते थे, मशीन की लागत ज्यादा एवं रख रखाव बहुत खर्चीला था, मजदूरी को छटनी कर सकते थे, कुछ वस्तुएं केवल कुशल कारीगर ही बना सकते थे, अमीर लोगों के हाथ में बने हुए वस्तु ही ज्यादा पसंद आते थे। समझ गए, यह भी एक वो कारण था। आगे हम लोग देखेंगे श्रमिकों को आजीविका एवं उनका जीवन। श्रमिकों का कैसा था आजीविका और उसका जीवन कैसा था, यह भी हम लोग देखेंगे। शहरों में काम ढूंढने और रहने की समस्या हो गया था श्रमिक को, तो मजदूर वर्ग के। जब औद्योगिकरण हुआ और बड़े बड़े मशीनों लगने लगे, तब लोग गांव में से काम कर ढूंढने की तलाश में शहर आने लगे। जैसे अभी भी लोग जाते हैं दिल्ली पंजाब। काम न मिलने तक शहरों में रहना बहुत मुश्किल था। वह सरकार द्वारा बनाए गए रेन बसेरों में या किसी पुल के नीचे अपनी रातें बिताते थे। छटनी की समस्या भी काम आया। मंदा होने के कारण मजदूरों को कल कारखानों से निकाल दिया जाता था। जब ये काम नहीं चलता था कल कारखानों से मजदूरों को निकाल देता था, कम मजदूरी देता था। समझिए कैसा जीवन प्रभाव था। देखिए श्रमिक का, मजदूर का जीवन में क्या प्रभाव था, यह पढ़ लीजिए। शहरी मजदूरों की एक बहुत बड़ी समस्या थी जब कम मजदूरी का होना। इसमें उनसे काम बहुत लिया जाता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम दिया जाता था, जिससे उसका भरण पोषण में भी दिक्कत होता था। मजदूरों के द्वारा मशीनीकरण का विरोध भी किया गया। इंग्लैंड में जब बड़े बड़े मशीन का इस्तेमाल होने लगे थे तो मजदूर को काम मिलना कम हो गया, क्योंकि मशीन ही कर देता था। इसलिए मजदूर मशीनों के विरोध करने लगे, मशीन को उखाड़ने लगे, मशीन को उजाड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि वह आंदोलन करता है तो उखाड़बे करेगा। श्रमिक आंदोलन भी हुआ। जब मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो कारखानों के मालिक उन्हें कम मजदूरी में काम करवाने लगे, जिसके कारण श्रमिक इसका विरोध करने लगे और यह आंदोलन के रूप ले लेता है। और 1830 से 1848 के बीच इंग्लैंड में कई श्रमिक आंदोलन हुआ, लेकिन इन आंदोलन का कोई प्रभाव पूंजीपति लोग पर या कल कारखाने के मालिक पर नहीं पड़ा। देखिए 1838 ईस्वी में इंग्लैंड के मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन हुआ जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। यह याद रख लेंगे, VVI है। चार्टिस्ट आंदोलन क्या है और कब हुआ, जिससे मजदूरों के कुछ सहूलियत मिली। जिससे क्या हुआ, मजदूरों को कुछ सहूलियत मिल गया। इंग्लैंड में मजदूरों के द्वारा चलाया गया एक और आंदोलन था जिसे 10 घंटे का आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के द्वारा मजदूर चाहते थे कि उन्हें 10 घंटे काम लिया जाए, ज्यादा काम नहीं लिया जाए। यानी मजदूर क्या चाहते थे, मुझे 10 घंटा ही काम लीजिए, उससे 12 घंटा 14 घंटा काम लिया जाता था, कम मजदूरी दिया जाता था। और इसीलिए कहता था कि 10 घंटे आंदोलन भी मजदूर लोग ने चलाया। अब हम पढ़ेंगे भारत में निरुद्योगीकरण क्या है। भारत में उद्योगीकरण का क्या है, यह भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सुंदर से। हम लोग अब इंग्लैंड के बारे में सारा कुछ पढ़ लिए, हम लोग अब भारत के बारे में पढ़ेंगे। और जहां तक बात रही स्लाइड का, तो स्लाइड आपका अभी स्लाइड चलेगा, अभी है थोड़ा सा उद्योगीकरण में थोड़ा सा है, समझ गए। तो हम पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। अभी आपका क्या हुआ, आधा पौने घंटा ही हुआ, मात्र भी आधा घंटा हुआ। तो आधा घंटा में कहीं चैप्टर खत्म होता है, तो कम से कम आपका 1 घंटा लेंगे हम। देखिए कितना फैक्ट बता रहे हैं, एक चीज को हम बार बार नहीं बता रहे हैं, एक चीज को हम बार बार नहीं बता रहे हैं, एक चीज को हम एक बार बता रहे हैं। जो कठिन शब्द है वह बता रहे हैं। आप इतना देख लेते हैं ना, हम पर विश्वास क्या, आप अपने पर विश्वास होने लगेगा आपको कि सर हम इतना से ज्यादा मुझे पढ़ने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है, कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग बंद होने लगा, होने की कगार पर पहुंच गया, जिससे इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण का संज्ञा दी। मतलब निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब उद्योगीकरण यानी कल कारखाना का स्थापना हो गया तो छोटा छोटा उद्योग बंद हो गया, उसी को हम लोग निरुद्योगीकरण इतिहासकार कहता है। तो इंग्लैंड में आयात कर लगना संज्ञा दी गई। देखिए इंग्लैंड में क्या हो गया, आयात कर लगना। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के तहत निर्यात कर को हटा दिया गया था। देखो इंग्लैंड में निर्यात कर लगा दिया, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के तहत निर्यात कर क्या हुआ, हटा भी दिया गया था, क्योंकि यहाँ भी गुलाम था। भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ लिखा है आपको एग्जाम में कि भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें तो लिख देना है 4 लाइन। क्या लिखिएगा, भारत का वस्त्र उद्योग ईसा की शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अपनी चरम सीमा थे। समझ गया, ईसा शताब्दी सॉरी है ना, 18वीं शताब्दी तक, ये नहीं भी लिखिएगा चलेगा, यहाँ सीधे लिखिएगा कि 18वीं शताब्दी तक अपने चरम सीमा पर थी। भारतीय बुनकर के द्वारा बनाए गए कपड़े की मांग बहुत ज्यादा थी, इसलिए बाहरी व्यापारी भारतीय मजदूरों को ददनी अग्रिम राशि देकर कपड़े बनवाते थे और दूसरे देशों में निर्यात करते थे। देखिए कितना तेज है, बाहरी व्यापारी जो है क्या करता था, भारतीय मजदूर को ददनी देता था, मतलब पहले पैसा दे देता था कि आप हमको कपड़ा बना कर दीजिए और हम विदेश में जाकर निर्यात करेंगे और उससे आमदनी कमाएंगे, क्योंकि भारतीय जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था बहुत सुंदर था। यूरोपीय व्यापारी के कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोपीय व्यापारी को कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह देखिए गुमुस्ते की नियुक्ति हो गई, गुमुस्ते की नियुक्ति कर दिया गया। ये एक अंग्रेज कर्मचारी थे, ये बुनकरों से सीधा संबंध बनाते थे और बुनकर यानी ददनी अग्रिम राशि देकर एक निश्चित समय तक माल यानी कपड़ा उठा लेते थे। गुमुस्तों लोगों बुनकरों के लिए कर्ज की व्यवस्था भी करते थे, माल की गुणवत्ता की भी जांच करते थे। मतलब अंग्रेज लोग ने क्या किया, अंग्रेजी यूरोपीय व्यापारी लोग ने क्या किया, एक गुमशुदकों की नियुक्ति कर दिया। यही लोग जाकर मजदूर को मजदूर से संबंध स्थापित करता था, अग्रिम रुपया देता था और जल्दी जल्दी पैसा समय पर पैसा देता था और कपड़ा लेता था और उसको कर्ज भी देने का काम करता था वही लोग, और उसका गुणवत्ता भी चेक करता था। समझ गए, इतना चीज व्यापारी लोग कर रखा था। नई व्यवस्था में बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लिखिएगा शुरुआत में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, शुरुआत में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। बाद में बुनकर और गुमशुदकों ने टकराव बढ़ने लगा। बुनकर और गुमशुद ये जो बहाल किया था गुमुस्तो, ये दोनों में टकराव उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, वो कहता था कि हम ज्यादा पैसा नहीं देंगे, फ्री में बनाओ तुम, तो हम नहीं देंगे पैसा, तुमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वह यहाँ गुलाम के लिए था भारत को। तो कुछ बुनकरों ने अपने अंगूठे को काट लिया और धीरे धीरे बुनकरों का पलायन होने लगा। अब देखिए कितना अंग्रेज लोग तबाही किया। पहले तो उसको एडवांस पैसा देता था मजदूर लोग को कि आप बुनिए और हमको दीजिए, उसको लोन भी देता था। धीरे धीरे यह जो है जो बहाल किया था यूरोपीय लोग गुमुस्तो, यह उसको बहुत सताने लगा था, इतना सताने लगा था कि बिना रुपया के कहता था तो बुन के दो, तो वह लोग क्या करता था, पेट कहाँ से पालता, वह धीरे धीरे अपना अंगूठा ही काट लेता था कि चलो हम अंगूठे काट लेते हैं, ना रहेगा अंगूठा ना ही बुनने कहेगा, और बहुत सा पलायन कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह जाकर रहने लगाएगी इसके डर से। समझ गए, इतना तक कर दिया था। भारत में उद्योगीकरण आप पढ़ेंगे, अब भारत में हम लोग उद्योगीकरण पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहला मील 1851 ईस्वी में, यहाँ से बहुत सारा फैक्ट आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखेंगे। उधर आपको कुछ कम भी याद रखना है तो रखिए, लेकिन यहाँ से आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट भी आई समझिए, इसको याद रखेंगे। देखिए भारत में सबसे पहला मिल 1851 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र का मिल लगा था। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा भारत में सबसे पहला मिल कब लगा था, तो 1851 में लगा था। कहाँ लगा था, मुंबई में लगा था। कौन चीज का लगा था, सूती कपड़ा मिल का मिल लगा था। यह 3-4 सवाल आप याद रखेंगे, जिसे गुजराती तथा फारसी लोगों ने मिलकर लगाया था। जिसे कौन लगाया था, गुजराती और फारसी लोगों ने, जिसमें सबसे पहला मिल काबस जी नानाजी डावर ने खोला था। सबसे पहला मिल कौन कहेगा,
सूती वस्त्र का पहला मिल किसने खोला था? तो आप याद रखेंगे काबस जी नानाजी दावर ने, काबस जी नानाजी दावर ने खोला था। ये पारसी समुदाय के थे और 1862 ईस्वी में तक मुंबई में 4 कपड़े मिल खुल गए थे। 1862 ईस्वी तक कितना खुल गए थे? 4 खुल गए थे मुंबई में। लेकिन आगे चलकर अहमदाबाद, मद्रास, मुंबई, कानपुर में भी कपड़ा मिल खुल गए थे। यह दोनों याद रखेंगे। कानपुर में पहला मिल कब खुला था? 1860 ईस्वी में याद रखेंगे। और 1854 से 1880 तक 30 मिल खुल गया था, यह भी याद रखेंगे। 1880 से 1895 तक 39 मिल खुल गया था। 95 से 1914 तक 144 मिल हो गया था। और 1917 से पहला जूट मिल पश्चिम बंगाल में खुला गया था, यह भी याद रखें। 1917 में पहला जूट मिल कहाँ खुला गया था? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है। भारतीय उद्यमी, आप देखिए भारतीय उद्यमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए। जमशेद जी जीजाबाई, जमशेद जी जीजाबाई कौन थे? या फारसी थे। इन्होंने जहाजों एक विशाल समुदाय बना दिया। इन्होंने जहाजों को एक विशाल समुदाय बना दिया, समझ गए, जहाज को एक विशाल रूप दे दिया। द्वारिका नाथ टैगोर। दूसरा देखिए यह बंगाली था। इन्हें 6 संयुक्त कंपनियां खोली। इन्होंने 6 गो संयुक्त रूप से कंपनियां खोली। लेकिन बाद में इन सभी उद्यमी का सताना इन सभी उद्यमी को सताना शुरू किया और इनका धंधा बंद हो गया। लेकिन बाद में इनको द्वारिका नाथ टैगोर को बड़े बड़े उद्यमी क्या हुआ, इसको सताना शुरू कर दिया और इसका सारा धंधा चौपट हो गया, याद रखेंगे। मजदूरों की उपलब्धता, देखिए कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गया था क्योंकि मशीन का युग आ गया था। छोटे छोटे कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग, कुटीर मतलब छोटे उद्योग समाप्त हो गया था और लोग बेरोजगार हो गए थे। किसानों को खेती भी बहुत अच्छी तरह नहीं चल रही थी। ऐसे में लोग शहर की तरफ पलायन करने लगे थे और फैक्ट्री में काम पकड़ने लगे। इसलिए मजदूर को आसानी से मिलने लगा, इसलिए मजदूर क्या हुआ? आसानी से मिलने लगा। जारवर क्या है? यह भी याद रखेंगे। जारवर क्या है? मजदूरों को काम पर रखने के लिए यह लोगों को जॉब दिलाने का कार्य करते थे और बदले में लोगों से पैसा लेते थे। मतलब एक तरह का दलाल समझिए, लोगों को काम करने के लिए जॉब दिलाता था और उसके बदले में उन्होंने पैसा लेता था। जारवर याद रखेंगे। भारत में उद्योगीकरण के विकास की विशेषता को लिखने के लिए कहेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, आप लिख सकते हैं बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे से। देखिए निर्यात उद्योग की बढ़ावा हुआ, लोगों ने कच्चा माल का उत्पादित करना शुरू किया और बागबान लगाना शुरू किया। नील की खेतों की कोयला का उद्योग शुरू किया। भारतीय उद्यमी में प्रतिस्पर्धा का अभाव हुआ। प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण भारतीय उद्योगों आगे नहीं बढ़ पाए। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या था? भारतीय उद्योगों पर स्वदेशी आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और लोगों खुद से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगीकरण क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगीकरण में काफी तेजी देखने के लिए मिला, जिससे कुछ कारण निम्न थे। जिसका क्या कारण था वह बताते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के समय सेनाओं की आवश्यकता के अनुकूल सामान बनाने लगे, जिससे वे भारत में कपड़े भेजने में असमर्थ हो गए थे। इसलिए फायदा भारतीय कंपनी को हुआ और वे अपनी वस्तुएं का निर्यात करने लगे। समझिए इंग्लैंड में उसमें प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था तो वहां कपड़ा बन नहीं पा रहा था, इसलिए भारतीय कंपनी को फायदा हुआ कि उतना सैनिक को तो कपड़ा चाहिए, तो सैनिक का कपड़ा यहीं से निर्यात करने लगा था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बहुत दिनों तक होने के कारण इंग्लैंड के सैनिकों में उनकी आवश्यकता की चीजें की आपूर्ति में कमी होने लगी। इंग्लैंड की कंपनी उतना माल तैयार नहीं कर पा रही थी, तभी भारतीय कंपनी अपने सामानों को निर्यात इंग्लैंड करने लगे, समझ गए। इसलिए यहाँ फायदा होने लगे। अब देखिए भारत में उद्योगीकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा यह भी हम लोग देखेंगे। उद्योग का विकास हुआ, कई शहरों में नए नए कारखाने खुलने लगे, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन का प्रयोग होने लगा। नगरीकरण का विकास हुआ, जहां पर उद्योग लगते थे वहां पर बाहर से भी मजदूर आकर काम करने लग जाते थे और धीरे धीरे वह स्थान नगर बन जाता था, यानी शहर बन जाता था। कुटीर उद्योग का अवनति,
मतलब उसको नीचे हुआ, नीचे समाप्त होना। जब उद्योग लगने लगे थे तो कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। अवनति मतलब समाप्त होना। कृषि एवं उद्योग को संतुलन नष्ट होना। देखिए, कुटीर उद्योग को बंद हो जाने से कृषि कार्य की तरफ लोगों को ज्यादा आकर्षण होने लगे थे और यहाँ कृषि एवं उद्योग के बीच संतुलन स्थापित होने लगा था। समझ गए? जब छोटा छोटा उद्योग बंद गया हो गया तो लोग तो किसाने बन जाएगा, कृषि ने करेगा। सामाजिक विभाजन, तो समाज में दो वर्गों बट गया था, एगो पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर यवलिक श्रमिक वर्ग बन गया था। समझ गए? स्लम पद्धति का उदय हो गया था। छोटे छोटे जगहों पर ज्यादा लोग रहने लगे थे, जैसे मुंबई के चौल इत्यादि, क्योंकि वहां गरीब लोग तो छोटे जगह पर ही रहेगा। समझ गए? श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ था। श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ और कुछ कानून बने, जैसे बाल श्रम को रोका जाना चाहिए, गर्भवती महिला को से काम नहीं करा लेना, समय समय पर मजदूर बढ़ाना और न्यूनतम मजदूरी रखना, काम का समय कम करना, यह सब नियम बनाया था। समझ गए? लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न कुछ हम लोग देख लेंगे। आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। समझ गए? आपका चैप्टर यहीं तक था, पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, पूछा जाता है, वह हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे आपको देखिए, औद्योगिकरण ने मजदूरों के आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया, आपका पूछा गया क्वेश्चन है। VVI आप याद रखेंगे। औद्योगिकरण आने से मजदूर के जीवन में क्या प्रभावित हुआ? 100% प्रभावित हुआ। देखिए, औद्योगिकरण और कारखानेदारी प्रथा के विकास का मजदूरों को आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे शहर में उन्हें काम ढूंढने तथा आवास तथा छटनी की समस्या जुड़ गया। देखो, जब उद्योग आया तो मशीन आ गया, मशीन में तो कम आदमी ही ज्यादा काम कर सकता है, इसलिए इसको तो मजदूरों को आजीविका पर प्रभाव पड़ा। उन्हें कम पारिश्रमिक पर ही लंबे समय तक काम कराना पड़ता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे थे। देखिए, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को लिखें। यह सब आपका क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला सवाल है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा फरवरी 2026 में जो होने वाला है आपका। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा बोर्ड का। औद्योगिक क्रांति को दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिसकी होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। आगे चलकर उपनिवेशवाद ने क्या हुआ? साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। औद्योगिकरण क्रांति के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। उद्योगों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो गया और मजदूरों का शोषण आरंभ किया। भूखमरी का शिकार हो गया, क्योंकि लोग श्रमिक को क्या कहते थे? शोषण करने लगे थे, कम पैसा देकर अधिक आराम कराते थे। स्लम पद्धति के बारे में हम बताए हैं, जहां गरीब लोग रहता है। उसकी शुरुआत कैसे हुई, यह आपका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी देखेंगे। छोटे, गंदे और बिना सुविधा वाले स्थान पर जहां फैक्ट्री मजदूर निवास रहते हैं, फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थल को हम स्लम कहा जाता है। समझ गए? तो इसको कैसे शुरुआत हुआ यह बताना है, यहाँ परिभाषा लिख दिए। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर शहर पहुंचे थे। गांव से मजदूर कहां पहुंचे थे? शहर पहुंचने लगे। वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और मजदूर तो 5 स्टार होटल में रहेगा नहीं, पैसा कमाने के लिए वहां जाता है लोग शहर। तो मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखाने के मालिक ने उनके लिए छोटे छोटे मकान बनवाए, जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की पद्धति की शुरुआत हुई। व्यवस्था भी नहीं थी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। इतना आप लिखिएगा, यह लिखने की जरूरी नहीं है, शुरुआत नहीं हुई। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लिया।
यह भी नहीं लिखिएगा तो चलेगा, इस प्रकार लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा इस प्रकार सलम पद्धति का शुरुआत हुआ, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। समझ गए, काफी हो गया। आगे आइए, उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, लिख दीजिएगा। उद्योगीकरण उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुएं का उत्पादन मानव द्वारा ना होकर, पहले भी पढ़े हैं हम, बताए थे आपको, पूरा चीज बताएंगे तो नहीं बता रहे हैं उद्योगीकरण क्या है। तो मानव के द्वारा ना होकर मशीन के द्वारा होता है, उसमें उत्पादन बहुत बृहत मतलब बहुत बड़े पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीन के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया से घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लिया है। इतना बात आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, घरेलू और कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान से हम लोग आपको पूरा चैप्टर बता दिए। अब लगभग आपका चैप्टर लास्ट ही है और हमने आपका बड़ा से बड़ा चैप्टर 1 घंटा में समाप्त किया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा, आपको मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि आप क्वेश्चन बैंक देखिए चाहे कुछ भी देखिए, आपका 80 से 90% सवाल बन जाएगा। आपको बनाना है 50%। समझ गए। इसलिए हम आपको कहते हैं मुझ पर विश्वास रखिए और कहीं जाने की जरूरी नहीं है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि समझ में नहीं आवे तो व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। 9430001602 पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको यह पीडीएफ भी भेज देंगे, फाइनल पीडीएफ भी भेज देंगे। बस आप आराम से उसको मोबाइल पे देखकर लिख सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं, फ्री रहेगा। सारा कोर्स सारा पीडीएफ हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। समझ गए। तो देखिए, घरेलू और कुटीर उद्योग की परिभाषित करें। आपका चैप्टर लास्ट ही है, देखिए ना, अब 2-4 क्वेश्चन होगा, मात्र 2-4 स्लाइड है आपका। समझ गए, आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 46 पर है हम लोग, 8 गो स्लाइड है, 8 गो 10 क्वेश्चन होगा। स्थानीय स्तर पर चलाए गए उद्योग घरेलू कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। इसमें अपेक्षाकृत कम पूंजी और श्रम लगता है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली औजार हैं। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में पलायन को रोकता है। इतना बात याद रखें। औद्योगिक क्रांति क्या है यह भी पढ़ लीजिए। 18वीं शताब्दी में कुछ पश्चिमी देशों में उत्पादन प्रणाली में जो आधारभूत परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप इंसान ने कृषि तथा उद्योग धंधे में इंसानों के स्थान पर मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, उसे हम औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह तो हम पहले भी बताए, अभी भी बताए हैं। बहुत आसान से यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या योगदान है यह भी पढ़ लीजिए। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 ईस्वी में हुई। औद्योगिक आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों को पता लगाना जिससे सरकार सहायता दे सके। सरकार क्या कर सके, सहायता दे सके। यही है औद्योगिक आयोग, इसलिए नियुक्त किया गया। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण के लिखना है तो लिखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित है। मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार करना, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों को विकास ने फैक्ट्री प्रणाली का विकास किया। यह भी बात याद रखेंगे। अगला देखेंगे, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, बी लग गया तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कल कारखानों में स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद हो गया था, यानी छोटा छोटा उद्योग बंद हो गया था, बंद होने के कगार पर पहुंच गया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान वस्त्र उद्योग को हुआ। बंगाल में अनेक बुनकरों ने काम बंद कर दूसरे व्यवसाय में अपना लिया। यही स्थिति अन्य उद्योगों में हुई, जिसे इतिहासकार ने उन्हें नीरू उद्योगीकरण की संज्ञा दी। इसके तहत इंग्लैंड में आयात कर लगा। नीरू उद्योगीकरण कहिए आ कहिए बी उद्योगीकरण कहिए, दोनों एक ही बात है। इसके लिए आप घबराइए नहीं, दोनों में से कुछ भी पूछेगा आप यही चीज लिख दीजिएगा। चार्टर एक 1813 ईस्वी में आया था और यह निर्यात कर को हटा दिया गया था। यह पहले भी हम लोग देखे हैं, फिर से देख लिए तो आपको और अच्छा से याद हो जाएगा। आगे आइए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2-4 है, बस आपका पूरा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी
कम कब पारित हुआ और क्यों और क्या उद्देश्य था, यह देखिए। न्यूनतम मजदूरी आजीविका एवं उसके अधिकार के ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी पारित किया। उद्देश्य क्या था? न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरों की दरें निश्चित की गई तथा दूसरी योजना में यहां तक कि कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके बल्कि उससे कुछ और अधिक हो ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। इस कानून को मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यानी न्यूनतम मजदूरी कानून इसलिए लाया गया था, उसका उद्देश्य था कि मजदूर सिर्फ उसका पेट ही नहीं चले, उसको भविष्य में भी कुछ कुशलता बनाए रहा जा सके, वो अपना उज्जवल भविष्य बना सके, इसलिए वैसा मजदूरी होना चाहिए। समझ गए? तो आगे हम पढ़ेंगे। कोयला एवं लौह उद्योग ने उद्योगीकरण की गति प्रदान की। कैसे? यह भी एक क्वेश्चन है। कोयला एवं लौह उद्योग मशीन को चलाने के लिए आवश्यक है। भारत में कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में शुरू हुआ। वस्त्र उद्योग के प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग में बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए अंग्रेजों ने इस उद्योग को अधिक ध्यान दिया, कोयले एवं लौह उद्योग पर। सन 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। हेनरी ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और अधिक बढ़ावा दिया। रेलवे के निर्माण में लौह उद्योग में तेजी आई। इस तरह कोयले एवं लौह उद्योग को उद्योगीकरण में गति लाया है। बिना कोयला और लोहा का उद्योगीकरण गति नहीं हो सकता, यह बात आप जान रहे हैं। देखिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उद्योगीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया? ये सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है और आसानी से आप जवाब दे दीजिएगा क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं। अधिक लाभ के उद्देश्य से विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों यानी गरीब देशों पर अधिकार कर उसकी सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति एवं उसके शासन प्रबंधन पर नियंत्रण कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। ये बात बता दिया। अब उद्योगीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया, यह भी देखिए। उद्योगीकरण के क्रांति फलस्वरूप सर्वप्रथम उपनिवेशवाद का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल एवं वहां के कारखानों में निर्यात सामानों को बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता थी। जैसे जैसे उद्योगीकरण की गति बढ़ती वैसे वैसे उपनिवेश में तेजी आई। इंग्लैंड के अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी ने भी अपनी उपनिवेश की स्थापना की। इसी क्रम में भारत इंग्लैंड के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। समझ गए? क्योंकि उसको शहर की आवश्यकता थी। जब ज्यादा सामान बन गया तो बेचना तो जरूरी है, इसीलिए उसका आविष्कार हुआ। उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। क्या है? नगरों का विकास हुआ। उद्योगीकरण के कारण बहुत तेजी से के साथ नगरों का विकास हो गया। कुटीर उद्योग पतन हो गया, मतलब छोटे छोटे उद्योग पतन हो गया। बड़े बड़े कारखाना के स्थापना होने से लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग में ही माल क्या होता था? महंगा तथा कारखानों में उत्पादित सामान सस्ता होता था, इसलिए कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे क्योंकि बाजार में उनकी मांग घट गई थी और वह महंगा भी होता था कुटीर उद्योग क्योंकि हाथ से होता था। समझ गए? अब देखिए ये क्वेश्चन हमें ये आप समझा चुके हैं, आपको फिर से एक बार ये हम बताते हैं ये क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन है आपका। उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाली उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तन पर प्रकाश डालें तो यह आपको हम फिर से एक बार बता दूं। उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। नगरों का विकास हुआ। उद्योगीकरण के कारण ही बहुत तेजी से नगर की विकास हो गया। समझिए, कुटीर उद्योग का पतन हो गया। बड़े कारखाना की स्थापना से लघु एवं कुटीर उद्योग का समाप्त हो गया यानी पतन हो गया। कुटीर उद्योग में तैयार माल महंगा एवं कारखाना में उत्पादित सामान सस्ता हुआ, इसलिए कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे क्योंकि बाजार में बहुत उसकी मांग घट गई थी। बाजार में क्या हो गई थी? उसकी मांग घट गई थी। क्यों घट गई थी? देखो, कुटीर उद्योग में जो सामान उतना फैंसी नहीं होता था, मशीन से जो बनाया गया वह फैंसी होता था। समाज में
समाज में वर्ग विभाजन हो गया था। उद्योगीकरण के फलस्वरूप समाज में 3 वर्ग में उदय हो गया, पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा और मजदूर वर्ग बन गया था। स्लम पद्धति का शुरुआत हो गया। उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में रहने लगे, जहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं था, उसे स्लम कहते हैं। इस प्रकार स्लम पद्धति का शुरुआत हो गया। उद्योगों का विकास हो गया। उद्योगीकरण के कारण भारत में कल कारखानों की स्थापना एवं नए नए यंत्रों की आविष्कार हुआ। उद्योगों का बड़े स्तर पर विकास हुआ। लोहे एवं इस्पात, कोयला, सीमेंट, चीनी, कागज, शीशा और अन्य उद्योग स्थापित हुए, जिससे बड़े उद्योग पर उत्पादन हुआ, जिसे बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ, जिस पर क्या हुआ, बड़े स्तर पर उत्पादन होना शुरू हो गया। और इसी क्वेश्चन के साथ यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लेते हैं तो काफी है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।